शादी से पहले सुहागरात। 20 दिन बाद कविता की शादी होने वाली थी, इसलिए कविता अपनी मां के साथ शॉपिंग करने गई थी। जिस घर में शादी होती है वहां 1-2 महीने पहले ही नहीं बल्कि 6 महीने पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो तो एक तिनके के बराबर का सामान भी याद से लेकर रखना पड़ता है। ऐसा ही तिनका सामान लाने के लिए कविता अपनी मां के साथ अब तक कई बार मार्केट के चक्कर लगा चुकी थी। 2 महीने से कविता और उसकी मां शादी का सामान जमा कर रहे थे। अब तो वो दोनों ही मार्केट के चक्कर काट कर थक चुकी थी, लेकिन शायद आज कविता कुछ ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी कड़ी धूप में कविता शॉपिंग के लिए निकल तो गई थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कविता का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे चक्कर भी आने लगे थे। कविता ने अपनी मां से कहा, मां आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। जब कविता की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। कविता की मां को भी ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से कविता को चक्कर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी की ज्यादा भागदौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने कविता का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिखकर दे दिए थे, लेकिन अगले दिन जब कविता के हाथ में अपनी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कविता को ऐसा लगा कि जरूर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। कविता की मां का तो ऐसा हाल हो गया था कि वह हैरत से आंखें फाड़कर कभी डॉक्टर की ओर देखती तो कभी अपनी बेटी कविता की ओर देखती थी। कविता को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए ही वह अपनी मां की नजरों में कसूरवार साबित हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करते हुए कविता बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची थी। कविता की मां भी पूरा रास्ता छुपी रही और उन्होंने रास्ते में कविता से एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही वह दोनों घर पहुंची तो कविता की मां रोने लगी और कहने लगी, यह क्या कर दिया तूने कविता, और यह किसका पाप पल रहा है तेरी कोख में। बेचारी कविता अपनी मां को क्या जवाब देती, जबकि वह खुद ही इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कविता शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि उसके घर पर तो उसकी मां के अलावा कोई भी नहीं रहता था। कविता अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक कविता पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। कविता के कहने पर डॉक्टर ने उसकी 3-4 बार रिपोर्ट निकाली, लेकिन हर रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि कविता प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट्स आने के बाद तो कविता इस बात को झुठला भी नहीं सकती थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि कविता के साथ यह सब किसने किया था और कब किया था, और अगर कविता के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ भी था तो फिर इस बात की कविता को खबर कैसे नहीं हुई थी। कविता की मां कविता को कोस रही थी, तब कविता रोते हुए कहने लगी, आपकी कसम मां, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे साथ यह सब कब और कैसे हो गया और किसका पाप मेरी कोख में पड़ रहा है। लेकिन कविता की मां ने कविता पर विश्वास नहीं किया और कहने लगी, कविता इतना सफेद झूठ भी मत बोलो, और यह तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो बिना तुम्हारी सम्मति के और बिना तुम्हारी जानकारी के हो जाए और तुम्हें इसके बारे में पता भी ना चले। कविता अपनी मां को भरोसा दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन उसकी मां ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन कविता की मां कविता को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गई जो उन्हीं की जान पहचान की थी। उस डॉक्टर को विश्वास में लेकर कविता की मां कहने लगी, डॉक्टर
साहिबा, अगर आप मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है, अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी बेटी का पूरा चेक अप किया है। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया तो कविता की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो कविता के पास इस बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और ऊपर से कविता की शादी भी नजदीक आ रही थी। कविता जानती थी कि अगर उसके होने वाले पति को इस बात का पता चल गया तो वह उसे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। कविता को अब इस समस्या का एक ही हल नजर आ रहा था कि दुनिया भर में उसकी बदनामी हो, इससे पहले वह खुद ही इस शादी से इनकार कर दे। इसलिए कविता ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं यह शादी नहीं कर सकती। तब कविता की माँ ने उसे कहा, कविता बेटा, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं शादी में, हम तेरे ससुराल वालों को इनकार की क्या वजह बताएंगे। अचानक यूं शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा बेटा। तब कविता ने कहा, माँ शादी के बाद तो यह बात सबको पता चल ही जाएगी, उसके बाद वह लोग मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दे, इससे तो अच्छा है कि मैं यह शादी ही ना करूं। तब कविता की माँ ने कहा, लेकिन कविता, हम उन लोगों से कहेंगे क्या? हमारे पास इनकार करने का कोई ठोस कारण भी तो नहीं है। कविता को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस समस्या का क्या समाधान निकाल जाए, क्योंकि कविता के साथ जिसने भी यह घिनौना काम किया था, फिलहाल तो वह कविता की नजरों से छिपा हुआ था। कविता दुनिया भर में बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह अपना सामान बांधकर दूसरे शहर रहने चली गई, जहां उसे और उसकी मां को कोई भी नहीं जानता था। पहले तो कविता की मां ने बहुत मना किया कि वह अपना घर-बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आखिर में उन्हें कविता की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और कविता अपनी मां को लेकर हरियाणा चली गई। कविता ने इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया हुआ था, इस वजह से उसे हरियाणा जाते ही एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। जिस लड़के से कविता की शादी होने वाली थी, वह उसकी पहली वाली कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। कविता के घर में उसकी मां के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए जब कविता ने राहुल के बारे में अपनी मां को बताया तो उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई तराज नहीं था, क्योंकि राहुल एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी जॉब भी अच्छी थी, जिससे वह अच्छा खासा कमा लेता था। राहुल के परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे और वह अपने माँ बाप की एकती संतान था। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि कविता और राहुल एक ही कंपनी में काम करते थे और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, इसलिए कविता की मां ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह कविता और राहुल का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं कविता के साथ ऐसा क्या हो गया कि किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और कविता को इस बात का पता तक नहीं चला। कविता की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया था जिसने उसकी रातों की नींदें हराम करके रख दी थी। कविता अपनी बीती जिंदगी को सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जिस वजह से वह किसी पर शक कर पाती। जिस रात को कविता और उसकी मां अपना घर छोड़कर निकली थी, उसके दूसरे ही दिन राहुल ने कई बार कविता को कॉल किया था। शायद राहुल कविता के घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन कविता भी उसे क्या बताती, क्योंकि कविता जानती थी सच्चाई जानने के बाद राहुल उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कविता ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया और पुराने सिम को तोड़कर फेंक दिया।
था। कविता का दिल खून के आंसू रो रहा था क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। एक पल के लिए तो कविता ने सोचा कि वह राहुल को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वह खामोश हो गई थी क्योंकि एक बार राहुल ने कविता से यूं ही बातों बातों में कह दिया था, कविता मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन ना जाने कैसे उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया था। हरियाणा आकर कविता ने लोगों को यही बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति विदेश में रहता है। यह झूठ बोलने के अलावा कविता के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। कविता को खुद को ही यह सोचकर अजीब लग रहा था कि वह खुद नहीं जानती कि उसके पेट में किसका पाप पल रहा है। अब तो दिन बदन कविता की तबीयत खराब रहने लगी थी क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। कविता कई घंटों तक भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती और कहती, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। कविता की तबीयत बिगड़ने का एक कारण यह भी था कि अब उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात तक नहीं करती थी। कविता उनकी इकलौती संतान थी और उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। जब कविता 3 साल की थी तब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और तब से ही उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। कविता शक्ल सूरत से बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। काली चमकदार आंखें, लंबे सुन मेरे बाल, गोरा गरा रंग देखने वाले कविता से अपनी नजरें हटाना भूल ही जाते थे। कविता की माँ कई बार कविता को समझाती थी, जमाना बहुत खराब है कविता, ऊपर से तेरी यह खूबसूरती, थोड़ा संभल के रहा कर मेरी बच्ची। लेकिन कविता अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और कहती थी, माँ आपकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है कि कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सके, और अगर फिर भी किसी ने ऐसा करने की गलती कर भी दी तो मैं उसकी आंखें निकालकर उसके हाथ में रख दूंगी। लेकिन कविता को कहाँ पता था कि इसी बात पर उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई कविता की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया था और उसे पता भी नहीं था कि वह कौन था। कैसी कठिन परीक्षा ले रही थी उसकी जिंदगी। लेकिन फिर भी किसी तरह से यह समय भी गुजर गया और फिर वह समय भी आ गया जब कविता को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कविता यह नहीं जानती थी कि उसके बच्चे का बाप कौन है या वह किसके बच्चे को जन्म देने वाली है। बस उसे तो इतना ही पता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी की नाजायज औलाद थी, और कविता यह दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी यह तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसके पैदा होने से पहले ही वह उससे नफरत करती हो। कविता भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को नफरत करने लगी थी जिसने कविता की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह इस बच्चे के पैदा होते ही उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएगी। पूरा एक दिन दर्द सहने के बाद कविता ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखते ही कविता के होश उड़ गए थे। अपने बेटे के हाथ पर वह काला निशान देखकर तो कविता के सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि कविता के बच्चे की शक्ल तो यह उन दिनों की बात है जब कविता अपनी ऑफिस टीम के साथ काम के सिलसिले में मनाली गई थी। कविता की कंपनी को वहां की एक नई होटल के इंटीरियर का बहुत बड़ा काम मिला था, इसलिए कंपनी ने अपनी बेस्ट टीम को यह काम सौंपा हुआ था और कविता भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा थी। राहुल भी उस बेस्ट टीम का हिस्सा था, लेकिन वह अपनी मां की बीमारी की वजह से अपनी टीम का साथ नहीं दे पाया था। कविता के बॉस ने पहले से ही पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी होटल में कमरे बुक कर लिए थे। जिस दिन कविता और उसकी टीम मनाली पहुंची थी, उस दिन हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके थे और
कई दिनों तक कविता और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था, लेकिन एक दिन जब बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हो रही थी, उस दिन मनाली आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी और कई सारी गाड़ियां तो रास्ते में बर्फ फिसलने की वजह से वहीं पर फंस गई थी और कुछ लोगों ने तो वही गाड़ियों में दबे दबे ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जहां इस हादसे ने देश के हर शख्स के दिल को दहला दिया था, तो वहीं वहां के होटल के मालिकों ने अपनी होटल के कमरों के दाम डबल कर दिए थे। उन दिनों वहां मनाली में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी कांप रहे थे। उन दिनों होटल में ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार थे। कई लोगों ने तो इंसानियत और हमदर्दी के नाते लोगों को अपने ही कमरों में रहने दे दिया था, लेकिन कविता नहीं जानती थी कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक रात कविता अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। ठंड के मारे कविता अपनी रजाई से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कविता ने अपने सामने उसी होटल के एक नौकर को खड़ा पाया। वह नौकर कविता से कहने लगा, मैडम, एक बाप अपनी बेटी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है और उसकी बेटी बहुत बीमार है। इस वक्त इस होटल का कोई भी कमरा अब खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए उन्हें अपने कमरे में सहारा देंगी तो आपका उन बाप बेटी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो कविता सोच में पड़ गई कि वह क्या करे और क्या ना करे, लेकिन फिर इंसानियत के नाते कविता ने उन बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। कुछ देर बाद तकरीबन 30 साल का आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए कविता के सामने खड़ा था। वह आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन कविता पर नजर पड़ते ही वह आदमी कविता को देखता ही रह गया था। कमरे में आते ही उस आदमी ने अपनी बेटी को तुरंत ही बेड पर लेटा दिया और उस पर एक रजाई डाल दी। वह बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी और उस आदमी ने खुद भी एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। अपनी ही उस आदमी ने अपनी बेटी को तुरंत ही बेड पर लेटा दिया और उस पर एक रजाई डाल दी। वह बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी और उस आदमी ने खुद भी एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। अपनी एहसान ना करती तो सर्दी के मारे मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल हो जाता। कविता ने कहा, इसमें एहसान किस बात का, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। तब वो आदमी कहने लगा, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर वो के कमरे से बाहर चला आदमी कविता के कमरे गया और कविता ने उसकी बेटी को कंबल से अच्छी तरह लपेट लिया और खुद ही जाकर अपने बेड पर लेट गई। वह बच्ची नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। तब कविता जाकर उसके बगल में लेट गई और उस 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी रजाई में ले लिया। कुछ देर में ही उस बच्ची की कंपन खत्म हो गई थी और अब वह बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी चलती और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नलों में पानी भी जम गया था। उस बच्ची की नींद खुलते ही वह अपने पास कविता को देखकर घबराने लगी और कहने लगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन कविता को तो पता ही नहीं था कि उस वक्त उसके पापा कहाँ थे। कविता तो उस आदमी का नंबर तक लेना भूल गई थी कि उसे फोन कर बुला पाती। कविता ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि आपके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची तो रोने लग गई। कविता ने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजरें घुमाई कि शायद उसे उस बच्ची के पापा कहीं नजर आ जाएं, लेकिन कॉरिडोर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। कविता ने
बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करवाया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया। जैसे ऐसे करके कविता ने उस बच्ची को खाना खिलाया, लेकिन उस बच्ची के पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के पापा का कुछ अता पता नहीं था। कविता ने जब उस होटल के मैनेजर से उस बच्ची के पापा के बारे में पूछा तो वह मैनेजर कहने लगा कि रात भर तो वह शख्स यहीं रिसेप्शन में रखे सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वह कहाँ चला गया। अब कविता को चिंता होने लगी थी कि कैसे वह उस बच्ची को शांत कर पाएगी, क्योंकि वह बच्ची तो लगातार अपने पापा के लिए रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से कविता ने उस बच्ची को दोपहर का खाना खिलाया और फिर उसके साथ बातें करने लगी। शाम के वक्त जब उस बच्ची के पापा होटल लौटे तब कविता का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची की जान में आ गई और वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई थी। कविता ने अपने दिन भर का गुस्सा जताते हुए उस आदमी से कहा, आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ आपकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और आप है कि होटल से गायब ही हो गए थे। कविता की बात सुनकर वह आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ के लोगों से मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं भी वहां चला गया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच भी गए हैं। यह सुनकर कविता अपने किए गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि यह आदमी तो एक अच्छे काम के लिए गया था, यह लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार में ही उस पर इतना बरस पड़ी। उस आदमी ने कविता से कहा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन जैसे ही रास्ते साफ होते हैं मैं अपनी बेटी को लेकर तुरंत ही वापस चला जाऊंगा। कविता ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी? ऐसे मुश्किल समय में हम देशवासी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा भला? और आपने जो काम किया है उसके सामने मेरी यह मदद तो कुछ भी नहीं है। कविता की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर उसने वो पूरी शाम कविता के कमरे में ही बिताई थी। किसी तरह से समय तो गुजारना था ही, इसलिए कविता और वह आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे थे। तभी बातों में उस आदमी ने कविता को बताया कि उसका नाम सुनील है और वह अपनी बेटी के साथ राजस्थान में अकेला ही रहता है। सुनील की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी मां की तस्वीर भी नहीं दिखाई है। सुनील की पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों ने सुनील को दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन सुनील दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुनील को यह डर था कि कहीं उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो उसकी बेटी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। आगे सुनील ने यह भी बताया कि वह अपनी नौकरी के चलते अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली है, इसलिए वह अपनी बेटी को घुमाने के लिए मनाली ले आया था। लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से सुनील की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई थी। सर्दी के मारे उसकी बेटी बेहोश हो गई थी और बड़ी मुश्किल से सुनील अपनी बेटी को गोद में लिए पैदल इस होटल तक पहुंचा था। बातों में कब शाम ढल गई इसका सुनील और कविता को पता ही नहीं चला और अंधेरा होते ही सुनील कविता के कमरे से बाहर निकल गया। तूफानी बर्फबारी की वजह से फोन के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे कि तभी
कविता ने अपने फोन में देखा तो राहुल के कुछ मैसेज और उसकी मां के मिस कॉल दिखाई दिए थे। राहुल मैसेज में कविता का हालचाल पूछ रहा था और कविता के लिए बहुत परेशान भी था, क्योंकि राहुल को भी मनाली के हालात के बारे में पता चल चुका था। राहुल ने अपने मैसेज में यह भी लिखा था कि कविता की मां उसके लिए बहुत परेशान है, तो अगर नेटवर्क मिलता है तो एक बार कविता अपनी मां से बात जरूर कर ले। राहुल के मैसेज पढ़कर कविता भी अपनी मां के लिए बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि फोन के नेटवर्क ना मिलने की वजह से उसकी अपनी मां से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। सुनील की बेटी को सुलाने के बाद कविता ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया ताकि शायद फोन में नेटवर्क आ जाए तो कविता अपनी मां को फोन करके अपना हालचाल बता सके, लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। कविता ने खिड़की से बाहर नजर डाली तो होटल से कुछ दूरी पर लोग अपने अपने फोन पर बात कर रहे थे। कविता ने सोचा हो सकता है वहां पर नेटवर्क मिल रहा हो तो वो भी वहां जाकर अपनी मां से थोड़ी सी बात कर ले और अपना हालचाल भी बता दे, ताकि उसकी मां के दिल को सुकून मिल जाए और वह रात को थोड़ा छन से सो पाए। यही सब सोचते हुए कविता पजाने ने अपनी गर्म शॉल उठाई और उसे उड़कर कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के से 10 ही बज रहे थे, लेकिन फिर भी होटल में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सर्दी की छा वजह से सब अपने अपने कमरों में घुसे पड़े थे। कविता जब होटल से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि कई लोग तो रिसेप्शन एरिया में ही अपने बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे, जिसमें उस बच्ची के पापा भी शामिल थे। कविता ने कोने में लेटे हुए सुनील पर एक नजर डाली और फिर होटल से बाहर निकल गई। कविता को तो बस कुछ भी करके एक बार अपनी मां से बात करनी थी, ताकि वह चिंता मुक्त हो जाए। कविता हरियाणा से यहाँ आई थी और हरियाणा में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती थी। कविता से तो पहले से ही ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी और यहाँ तो उसे मोटे मोटे कपड़ों में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और अगर बर्फबारी की बात की जाए तब दूर की तो बात ही छोड़ दो, होटल के बाहर कदम रखते ही हर तरफ बर्फी बर्फ थी। कविता ने अपना मोबाइल ऑन किया, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद 1 मील की दूरी पर अभी भी कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसलिए कविता भी उसी तरफ जाने लगी। कविता उस तरफ जाते हुए बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वह वहीं रुककर अपनी मां से 2 बातें कर ले और फिर जल्दी ही अपनी होटल में लौट जाए, क्योंकि कविता मुश्किल से ही बर्फ पर चल पा रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद कविता उस जगह पहुंची थी जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। कविता ने जल्दी से अपनी मां को फोन लगाया तो उसकी मां ने कविता के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कहा, तू कैसी है बेटा और इस वक्त तू कहां से बात कर रही है। कविता ने अपनी मां को जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा, मां मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। यहाँ नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई थी। कविता अपनी मां से बात कर रही थी तभी बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई थी। कविता को ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के गोले उसके सिर पर गिरने लगे हैं, इसलिए कविता ने अपनी मां से कहा, चलो ठीक है मां, अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ बर्फबारी बढ़ने लगी है और अब मुझे होटल पर वापस जाना होगा। कविता ने जल्दी से फोन कट किया और तेज तेज कदमों से चलती हुई होटल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बर्फबारी की वजह से कविता के हाथ पैर कांपने लगे थे और पैरों में ठंड लगने की वजह से कविता से चला भी नहीं जा रहा था। कविता के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, अब तो वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। कविता जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही एक जगह कविता के पैर बर्फ में जाकर
धंस गए थी कविता ने अपने आप को उस बर्फ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता के पैर निकल ही नहीं रहे थे और फिर ज्यादा ठंड लगने की वजह से कविता वही बर्फ पर मुंह के बल गिर पड़ी और बर्फबारी की तेजी भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरती हुई बर्फ हर चीज को अपने आप में समेट रही थी और इसी बर्फ में कविता भी सिमट जा रही थी। ठंड के कारण कविता के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। कविता उस बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ और पैरों में जान ही नहीं बची है। अब तो कविता से ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह नाकाम हो गई। बर्फबारी तेज होते ही आसपास में खड़े होकर फोन पर बात कर रहे सभी लोग अपने अपने होटल पर वापस जाने लगे। अब तो कविता को आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ कविता ही अकेली वहां बर्फ में फंसी हुई थी। अब कविता को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद कविता बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। कविता के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और दर्द के मारे वह तड़प रही थी। कविता ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया था। वह बच्ची कविता के पास ही बैठी थी और कविता के हाथों को सहला रही थी। उस बच्ची का बाप सुनील भी सामने सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। कविता ने उठने की कोशिश की तो वह बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी और कहने लगी, पापा पापा देखो आंटी। उठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर सुनील एकदम से चौंक उठा था, शायद वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुनील सोफे से उठकर कविता के पास गया और कविता को उसकी खैरियत पूछने लगा और कहने लगा कि मैंने आपको होटल से बाहर जाते हुए देख लिया था और मुझे ऐसा लगा कि आप किसी काम से बाहर गई हैं, लेकिन बहुत देर तक जब आप वापस नहीं आई तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर आप मुझे बर्फ पर बेहोश नजर आई थी। आप अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया था। इतना कहकर सुनील खामोश हो गया, लेकिन कविता ने उसका शुक्रिया अदा किया कि सुनील ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन कविता को यह नहीं पता था कि उस दौरान सुनील कविता के साथ क्या कुछ कर चुका था, क्योंकि उस दिन कविता को पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। अपने गुजरे हुए पलों से बाहर निकलने के बाद कविता अस्पताल में बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नैन नक्श बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्ची के बाप सुनील जैसे थे। यह बच्चा उस सुनील का ही है। उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह था कि इस बच्चे के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो बच्ची के हाथ पर था और सुनील के हाथ पर भी था। इन सबका यही मतलब था कि वह शख्स सुनील ही था जिसने कविता के साथ उस रात यह घिनौना काम किया था जब वह बेहोश हो गई थी। लेकिन उस वक्त कविता इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। कविता को यह देखकर एक बार भी कोई शक नहीं हुआ कि उस रात के बाद सुनील कविता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद इसीलिए वह कविता से बार बार अपनी गलती की माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। कविता तो यही समझ रही थी कि सुनील ने उसे बचाने के लिए बिना उसकी इजाजत के उसे छुआ था, इसलिए वह ऐसी बातें बोल रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए थे और सुनील भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। कविता का काम खत्म होते ही वो भी कुछ दिनों बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि बर्फबारी का तूफान रोकने से उनका काम करना आसान हो गया था। कविता के घर वापस लौटते ही राहुल के घर वालों ने शादी जल्दी कराने की रट लगा ली
थी। मनाली से वापस आने के बाद शादी की तैयारियों में 3 महीने कैसे गुजर गए थे कविता को तो इसका पता ही नहीं चला, लेकिन अब अपनी गोद में अपने बच्चे को देखकर कविता को अब सब याद आ गया था। कविता अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कैसा एहसान फरामोश था वह इंसान। कविता ने उसे रहने के लिए अपना कमरा दिया, उसकी बच्ची की देखभाल की और उसने कविता की बेहोशी का इस तरह से गलत फायदा उठाया था। कविता सोच रही थी कि इससे तो अच्छा होता कि वह मुझे मर जाने देता, क्योंकि जो जिंदगी अब कविता जी रही थी वो तो उसके लिए मौत से भी बदतर थी। अस्पताल से घर वापस आकर कविता ने अपनी मां को सारी हकीकत बता दी थी। कविता ने अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही कविता ने अपने बच्चे को अपनी मां को सौंप दिया और खुद फिर से नौकरी करने लगी थी। कविता अपने बच्चे को अनाथाश्रम में नहीं छोड़ पाई, क्योंकि कविता को समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसने उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और कुछ भी कह लो, आखिर कविता भी एक मां थी जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में पाला था और अपने खून से उसे सींचा था, इसलिए वह अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कविता का जॉब करना बहुत जरूरी था, इसीलिए अपने जिगर के टुकड़े को अपनी मां के हवाले करके कविता जॉब करने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन कविता को यह नहीं पता था किस्मत एक बार फिर से उसे सुनील के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक दिन जब कविता जॉब से घर वापस लौटी तो सामने उसने सुनील को अपनी मां के साथ बैठे देखा था। सुनील को अपनी आंखों के सामने देखकर कविता दंग रह गई थी और सुनील की बेटी भी उसके साथ ही थी। सुनील ने अपनी हालत देवदास जैसी बना ली थी, उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई थी और वह खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था। कविता को देखते ही सुनील खड़ा हो गया और अभी भी किसी अपराधी की तरह नजरें झुकाए हुए था। कविता ने सुनील की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कविता सुनील को कुछ कहती, सुनील की बेटी कविता के पास जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी, मम्मी आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया था, मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप ना जाने कहाँ खो गई थी। अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना मम्मी? कविता ने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस बच्ची के मम्मी कहने पर कविता हैरत और गुस्से से आंखें फाड़कर सुनील की तरफ देखने लगी थी। तब कविता की मां उसके पास आई और कहने लगी, कविता बेटा, सुनील को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह कब से हमारी तलाश में ही भटक रहा था। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है कविता, और तुमसे शादी भी करना चाहता है। यह सुनकर कविता नफरत भरी नजरों से सुनील की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। जब कविता सुनील से यह सब कह रही थी तब सुनील की आंखों से आंसू बहकर उसके नन्हे से बच्चे के पैरों पर गिर रहे थे। कविता अपनी मन की भड़ास निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब कविता की मां ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और कविता, बेटा एक बार सुनील की बात तो सुन ले। तब कविता ने कहा, मां अब क्या सुनना बाकी बचा है? इस इंसान ने उस वक्त भी मुझे धोखा देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया था और आज भी यह अपनी बेटी के सहारे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तो इसकी बच्ची अचानक मुझे मम्मी कहने लगी है। यह सब इसी इंसान का सिखाया हुआ है। तब सुनील ने कविता से कहा, नहीं कविता जी, आप मुझे और मेरी बेटी को गलत समझ रही हैं। तब कविता ने कहा, वाह रे वाह, मेरे
साथ गलत करने वाला इंसान आज मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है। तब सुनील की बेटी कविता के पास आई और कहने लगी, मम्मी आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तब कविता सुनील की बेटी को अपने से दूर करने गई तो सुनील की बेटी के हाथ से एक तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर कविता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कविता ने उस तस्वीर को जमीन से उठाया और बड़ी हैरत से कभी उस तस्वीर की तरफ देखती तो कभी सुनील की तरफ देख रही थी। तब सुनील ने कहा, इतना हैरान मत होए कविता जी, यह तस्वीर आपकी नहीं है, यह तस्वीर मेरी पत्नी की है, मेरी निशा की है। मेरी और निशा की लव मैरिज हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी और मैं तो अपनी निशा के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन निशा ने उस समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं चाहकर भी उसके साथ मर नहीं सकता था और उसकी वजह थी मेरी यह बेटी, जिसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए निशा मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं हमारी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और इसकी आंखों में कभी एक भी आंसू आने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ कविता जी की उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस रात में आपको बेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया था, उस रात आपका पूरा शरीर ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी जिंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आप अपनी जान गंवा देती और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह आपका यह चेहरा जो मेरी कमजोरी बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी जिंदगी, मेरी निशा को दम तोड़ते हुए देखा था और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने वाले को और अपनी निशा की हूबहू छवि को अपनी आंखों के सामने मरते देख सकूं। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था और अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं यह गुनाह कभी नहीं करता। कविता जी, जो कदम मैंने उठाया था वह कोई मेरी मर्जी नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत देर तक आपके हाथों को अपने हाथों से मलता रहा, आपके पैरों पर अपने हाथ रगड़ कर आपके शरीर में गर्मी लाने की कोशिश की, लेकिन जब सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद भी आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं हुई तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरा यकीन कीजिए कविता जी, जब मैंने आपके शरीर से कपड़े अलग किए थे उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत विचार नहीं थे। मैं तो बस आपको अपने शरीर की गर्मी देकर आपकी जान बचाना चाहता था, लेकिन पता नहीं वह कौन से कमजोर परल थे। जब आपको अपने शरीर की गर्मी देते वक्त आपके चेहरे में मुझे मेरी निशा नजर आने लगी और फिर वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब आपको होश आया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नजरें मिला सकता मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन मेरे घर लौटने के बाद भी मेरे इस अपराध ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था। लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो पता चला कि अब आप वहां नहीं रहती हैं और मुझे यह भी पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही वह शहर छोड़कर निकल गई थी। आपकी इस तरह अचानक शहर छोड़ने वाली बात ने मेरे
मन में एक और डर पैदा कर दिया था कि उस रात की वजह से आपकी जिंदगी में जरूर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है जिस वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा है। इसलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी और फिर एक दिन मैंने आपको अपने एक दोस्त की ऑफिस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त की ऑफिस से आपका एड्रेस लिया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ कविता जी, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि मैं गलत था तो बेशक आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। यह कहते वक्त सुनील की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और सुनील जाकर कविता के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, कविता जी, मेरी वजह से आपको ना जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी के गुजरे हुए तकलीफों के पलों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन यह वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। कविता जी, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दे। मैं आपसे शादी करके उम्र भर मेरे उस अपराध की भरपाई करना चाहता हूँ। यह कहते हुए सुनील कविता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और वो फूट फूट कर रो रहा था। सुनील की बातें सुनकर कविता की आंखें भी नम हो गई और उसने सुनील के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और उसे माफ कर दिया और फिर बहुत ही सादगी से सुनील और कविता की शादी हो गई और कविता सुनील की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के बाद सुनील ने कविता को इतना प्यार दिया कि वह अपनी बीती जिंदगी के सारे गम और सारी तकलीफें भूल गई थी। तो वही कविता की मोहब्बत ने सुनील के दिल में निशा और कविता दोनों के प्यार को जिंदा रखा था। आज सुनील और कविता दोनों का एक प्यारा सा परिवार है जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है। और हाँ, कविता के चेहरे में निशा की यादें भी जुड़ी हुई हैं। भला अब इस परिवार को और क्या चाहिए दोस्तों। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले इस धरती पर जोड़े बनाने की, लेकिन आखिर में जोड़ा बनता वही है जो ऊपर वाले ने बना के रखा। इसलिए तो कहा जाता है कि जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं। आज कविता और सुनील की जोड़ी को देख मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, रब ने बना दी जोड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।